एवरीवन, कैसे हो सभी। आज से हम पढ़ेंगे IBO 6 और IBO 6 और इसका नेम है इस बुक का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे ही हमने पहले वाली वीडियो में MCO 06 कंप्लीट की थी पूरी की पूरी बुक, वैसे ही हम नोट्स के माध्यम से इस बुक को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिसने MCO 06 की वीडियो देखनी है आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। हम चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट का नेम है, यूनिट फर्स्ट। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। द IMS मतलब क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू द ग्लोबल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स। ये ग्लोबल फ्रेमवर्क होता है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। एक्सचेंज रेट्स, हाउ मच करेंसी वर्थ इन अनदर कंट्री, इसमें बताया गया है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में अब क्या आएगा, कितनी जो उनकी करेंसी है उसकी वर्थ क्या है, ठीक है, दूसरी कंट्री में। इंटरनेशनल पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन, जो भी हम इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसके अंदर आती है। कैपिटल फ्लो मतलब कि जो इनफ्लो है आउटफ्लो है वो देखा जाता है इसमें। IMS इज़ लाइक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट हेल्प कंट्रीज, और ये IMS क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हेल्प करता है। ये सेट ऑफ रूल्स है और गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करता है कंट्री को, ठीक है, किन किन चीज़ों में, ट्रेड करने में एक दूसरे के साथ, ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्ट इन ईच अदर और मैनेज देयर करेंसी। इन चीज़ों में कौन हेल्प करता है, IMS हेल्प करता है। और IMS है क्या, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है। ओके, अब देखते हैं इसका मीनिंग। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू द ऑपरेटिंग system of the financial environment which consists of financial institutions, multinational corporation and investors। इसमें बताया गया है जो IMS है वो ऑपरेट करता है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को, जो कि कंसिस्ट है मतलब जिसमें क्या क्या कंसिस्ट है, क्या क्या आते हैं उसमें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, MNCs आती हैं और इन्वेस्टर्स आते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ओके, दोबारा देखते हैं क्या पढ़ा हमने इसमें। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ये रेफर करता है एक ग्लोबल फ्रेमवर्क जिसमें क्या क्या आएगा, एक्सचेंज रेट आएगा, मतलब कि इस करेंसी की इस कंट्री में इस करेंसी की क्या वैल्यू है वो देखा जाता है इसमें। पेमेंट और पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन्स देखी जाती है, कैपिटल फ्लो देखा जाता है, और IMS सेट ऑफ रूल्स है और गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करता है कंट्री को ट्रेड करने में, गुड्स और सर्विसेज की, इन्वेस्ट करने में और मैनेज करने में करेंसी को। जो IMS है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का, और वो कंसिस्ट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, MNCs को और इन्वेस्टर्स को। ये क्या था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का मीनिंग। यहाँ पे भी देख लेते हैं जिसको और ज़्यादा लिखना हो। IMS इज़ लाइक अ बिग टीम दैट हेल्प्स कंट्रीज वर्क। एक सेकेंड छोटा कर लेते हैं इसको। देखो, IMS इज़ लाइक अ बिग टीम। IMS क्या है, एक बिग टीम की तरह है जो कि हेल्प करता है कंट्री को टू वर्क टुगेदर ऑन मनी मैटर पर काम करने के लिए, टुगेदर वर्क करने के लिए हेल्प करता है, एक बिग टीम की तरह है। ओके, क्या IMS एक बिग टीम की तरह है जो कि कंट्री को हेल्प करता है इकट्ठा काम करने में, किस मैटर पर, मनी के मैटर पर। It makes sure that countries own, buy and sell things from each other, invest in each other and exchange money without too much problem। इसमें बताया गया है ये श्योर कर देता है कि आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो थिंग्स को एक दूसरे के साथ, और इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो मनी को, कोई मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। IMS इज़ लाइक अ ट्रैफिक रूल की तरह है फॉर कंट्री टू एक्सचेंज मनी एंड डू बिजनेस विद ईच अदर। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स में बताया जाता है ना कि हेलमेट लगा के चलो, तो उस तरह है ये। ओके,
अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जस्ट लाइक हाउ ट्रैफिक रूल्स हेल्प्स कार मूव स्मूथली ऑन द रोड। जो कि ट्रैफिक रूल्स है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट है हमारा या कार है, ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्ट उनको क्या करते हैं, स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। IMS हेल्प करता है। अब ये था ट्रैफिक हेल्प करते हैं, अब IMS किस चीज़ में हेल्प करता है, कंट्री को मूव करने में, मनी एंड गुड्स स्मूथली अक्रॉस बॉर्डर। ओके, तो ये था हमारा मीनिंग IMS का। अगर 20 मार्क्स में आता है तो आप इनको भी लिख सकते हो और ये भी लिखना होगा। ओके, अगर छोटा आता है तो आप इसको लिख सकते हो। अब है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं, क्लासिकल, गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रिटन वुड्स सिस्टम एंड करंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। और जो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड है वो 1816 से 1914 तक चला था, और ब्रिटेन वाला 1945 से 72 तक, और करंट जो कि अब चल रहा है हमारा 1976 से स्टार्ट हुआ था। और कुछ बुक में इसके जो ये हैं ईयर, ये अलग भी मिल सकते हैं। अब क्लासिकल पहले हम छोटा छोटा देख लेते हैं, मतलब क्या होता है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्लासिकल गोल्ड है उसमें क्या था, इसमें एक्सचेंज की जाती थी करेंसी इन द टर्म ऑफ, मतलब करेंसी को गोल्ड में चेंज किया जाता था। ब्रिटेन में क्या था, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रांजेक्शन्स इन द टर्म ऑफ डॉलर। इसमें जो कि फॉरेन ट्रांजेक्शन्स थी वो डॉलर में करवाई जाती थी। फिक्स द एक्सचेंज रेट, इसमें जो एक्सचेंज रेट है उनको फिक्स किया गया था। तो ये क्या हमारे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कितने हैं, 3, क्लासिकल, गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रिटेन एंड करंट। करंट तो आपको पता है, ब्रिटेन वुड सिस्टम में क्या है, डॉलर को चेंज करना, गोल्ड में क्या है, गोल्ड में चेंज करना। ओके, और इसको याद रख लेना कि जो फर्स्ट वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे पहले का है ये। ओके, देखते हैं आगे। देखो गोल्ड, क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड, it was a system where gold was the foundation of the monetary system and currency were merely representation of gold। इसमें क्या बताया गया है, it was a system, ये वो सिस्टम था जहाँ पर गोल्ड was the foundation of the monetary system, जहाँ पर गोल्ड फाउंडेशन माना जाता था मॉनेटरी सिस्टम का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था गोल्ड। एंड करेंसीज वर मियरली रिप्रेजेंटेशन फॉर गोल्ड, और जो करेंसी है वो रिप्रेजेंट की जाती थी गोल्ड की फॉर्म में। और इसका एम था क्या, प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। करेंसी वर टाइड टू गोल्ड, जो करेंसीज थी वो किस चीज़ में चेंज की जाती थी, गोल्ड में। गोल्ड वॉज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी, गोल्ड थी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की गई थी, मतलब कि इतने, जो कि आपका मान लो कि हम अपने करेंसी को लेकर चलते हैं 5 रुपये के लेकर चलते हैं, 5 रुपये में इतना गोल्ड है, तो मतलब कि फिक्स किया हुआ है, इतना कैरेट गोल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब शायद कैरेट में नहीं, कैरेट में तो उसकी वो वहाँ पर जाती है ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम गोल्ड मिलेगा आपको। और गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी, पेपर करेंसी, गोल्ड में जो पेपर करेंसी थी उसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया गया था, गोल्ड में। गोल्ड रिजर्व में बताया गया है कि जो हमारे पास जितना भी हम सेल कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास पेपर करेंसी, उसके जितना ही हमारे पास रिजर्व में गोल्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। इमेजिन यू आर इन अ स्टोर इन USA, मान लो कि आप स्टोर में थे मान लो, ठीक है, यहाँ पे 1990 की बात कर रखी है, तो आप उसमें स्टोर में थे। यू वॉन्ट टू बाई आ शर्ट दैट कॉस्ट $10, और आप शर्ट बाई करना चाहते हो जो कि कितने की है, $10 की है। द स्टोर ओनर एक्सेप्ट यूर $10 बिल बिकॉज इट्स बैक्ड बाय द गोल्ड, क्योंकि उसने आपके बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो क्या है, उसको चेंज करवा सकता है गोल्ड में। द गवर्नमेंट गारंटीज दैट यू कैन एक्सचेंज यूर $10 बिल एट द टाइम द गोल्ड स्टैंडर्ड रेट, आप इसको चेंज करा सकते हो, गवर्नमेंट क्या दे रही है, गारंटी दे रही है। द स्टोर ओनर कैन ऑल्सो डिपॉजिट यूर $10 बिल इन द बैंक विच विल कीप इट इन अ वॉलेट बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व। इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टोर ओनर है वो जाके बैंक में डिपॉजिट करा सकता है आपके बिल को, जो आपके द्वारा बिल दिया गया है, और फिर वो किस चीज़ में, गोल्ड रिजर्व के फॉर्म में उसके पास आ जाएगा। दोबारा देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसमें। आप एक स्टोर में काम कर रहे हो, मतलब कि एक स्टोर में गए, काम नहीं करे, स्टोर में गए
और आपको वहाँ पे एक शर्ट पसंद आई जो कि $10 की थी, और आपने $10 किसको दे दिए, स्टोर के ओनर को दे दिया। और तो स्टोर ओनर क्या करेगा, उसको चेंज करा सकता है, बैंक में जाएगा, वो बैंक में जाकर वहाँ पे डिपॉजिट कर दे तो उसके पास क्या जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा उसको। ओके, नेक्स्ट क्या इसके ड्रॉबैक्स क्यों थे, मतलब क्यों बंद कर दिया गया था। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी वो लिमिटेड थी, मगर जल्दी से चेंज नहीं होता। कंट्रीज कुड नॉट एडजस्ट देयर मॉनेटरी पॉलिसी इजली, मतलब कि वो इतने ईजिली तरीके से इसको एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। रिजिड एक्सचेंज रेट, रिजिड जो एक्सचेंज रेट थी वो मतलब कि फिक्स नहीं थी, बार बार चेंज हो रही थी। मेड इट हार्ड फॉर द कंट्रीज इट अडोप्ट टू चेंजिंग द इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके द्वारा मेड इट हार्ड फॉर द कंट्रीज टू एडोप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक कंडीशन आती थी उनके द्वारा हम इसको चेंज नहीं कर पाते थे एक्सचेंज रेट को, ठीक है, एक्सचेंज रेट को चेंज नहीं कर पाते थे, वो क्या रहती थी, रिजिड रहती थी, फिक्स रहती थी। इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या कैसे थी इनइक्वालिटी, फेवर्ड कंट्रीज विद मोर गोल्ड रिजर्व, जो फेवर्ड कंट्रीज में जिसका वो फेवर लेते थे तो उसके पास क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड होता था, या उसको मतलब कि जो उनकी करेंसी थी उसके हिसाब से उसको ज़्यादा गोल्ड दे देते थे, ये इनइक्वालिटी थी। स्पेकुलेटिव अटैक, कंट्रीज विद वीक इकोनॉमीज, जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, उसके मतलब जो गोल्ड है वो भी नहीं मिल पाएगा, कम करेंसी है तो कम गोल्ड होगा ना। तो ये था हमारा क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। दोबारा देखते हैं क्या पढ़ा हमने इसमें। ये एक गोल्ड सिस्टम है जिसमें क्या था, जो मेन यूनिट किसको माना जाता था, गोल्ड को माना जाता है। अगर हमारे पास पेपर करेंसी को किस चीज़ में चेंज करवा सकते हैं, हम गोल्ड में चेंज करवा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट माने जाते थे। और इसमें ये एग्जांपल देख लिया है हम इसको मतलब कि बैंक जो गवर्नमेंट है वो गारंटी देती है कि हम इसको आपके बिल को चेंज कर देंगे गोल्ड में। लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी थी, जल्दी से ये चेंज नहीं होती थी, फ्लेक्सिबल नहीं थी। जो एक्सचेंज रेट वो भी क्या थी, रिजिड थी, फिक्स रहती थी। ओके, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज नहीं कर पाते थे। इनइक्वालिटी मतलब कि जो फेवर्ड कंट्रीज थी उनके पास ज़्यादा रिजर्व होता था। और स्पेकुलेटिव अटैक में क्या है, वीक कंट्रीज़ के पास क्या है, कम गोल्ड है। तो ये था हमारा क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है हमारा इसमें ब्रिटन वुड्स सिस्टम। ब्रिटन वुड्स सिस्टम में क्या है, डॉलर के हिसाब से रेशो बन गया, ठीक है, डॉलर के हिसाब से रेशो बनाया गया था इसका। A global monetary system that aimed to stabilize international exchange rate and promote economic recovery after World War II. वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले हो गया था, 1914 में हो गया था। ये कब स्टार्ट हुआ था हमारा, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद स्टार्ट हुआ था, 1945 से 1972 तक चला था। ओके, देखते हैं क्या बताया गया इसमें। ये ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम है, इसका एम क्या है, स्टेबलाइज करना इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट को और प्रोमोट करना इकोनॉमिक की रिकवरी को। जो इकोनॉमिक में हमारे जो डेफिसिट हुए थे उनको रिकवर करना। करेंसी वर पैक्ड टू US डॉलर, उसमें क्या था, गोल्ड में चेंज किया जाता है, इसमें किस में चेंज किया जाता है, में डॉलर में चेंज किया जाता है। US डॉलर जो उसकी वैल्यू कितनी थी, जो गोल्ड था उसकी मतलब कि कितने, इसने गोल्ड पर कितने डॉलर मिलेंगे आपको, 35, जो पर आउंस है उसके इक्वल टू कितना है, $35 मिलेंगे आपको। रेट कोड भी चेंज इफ़ अननेसेसरी, अगर जो रेट है वो चेंज की जाती थी अगर नेसेसरी हो तो। इसका एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर कंट्रीज एग्री टू फिक्स देयर करेंसीज वैल्यू टू US डॉलर। इसमें बताया गया है, उस कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, आप उस कंट्री में हो जहाँ पर करेंसी फिक्स की गई है, मतलब कि इतनी करेंसी के बदले इतना डॉलर मिलेगा। जैसे कि हमारे $1 के बदले $82 है। ओके, मतलब $82 है। दिस मेड इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट ईजियर। तो ये क्या है, ये हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड करने में और इन्वेस्टमेंट करने में, जो ईजियर होती है, ठीक, ईजियर बनाता है। द US डॉलर वॉज द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो US डॉलर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी है। एंड अदर कंट्रीज पैक देयर करेंसीज टू इट, और दूसरी कंट्रीज़ क्या करती है, इसमें चेंज करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि चेंज कर रही है। दिस सिस्टम हेल्प कंट्रीज रिकवर इकोनॉमिकली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। ये सिस्टम हेल्प करता है रिकवर करने में इकोनॉमी को। ओके,
अब ये बंद क्यों हो गया वो देखते हैं। डिमेरिट्स क्या रही हैं इसकी। कैपिटल मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस, जो कैपिटल मूवमेंट है उसमें मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, बाधाएं आ रही होंगी, वो क्या थी। गवर्नमेंट हैड टू लिमिट कैपिटल फ्लो, मतलब कि लिमिट कर दिया गया था कि इतना ही पैसा आप लेके जा सकते हो। टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया था, फिक्स कर दिया था कैपिटल फ्लो को, मतलब कि इतना आप इनफ्लो करोगे इतना आउटफ्लो करोगे। ओके, नेक्स्ट क्या, प्रेशर ऑन यूएस। प्रेशर कैसे आया था यूएस पे, सप्लाई मोर गोल्ड देन इट कैन कुड अफोर्ड। इसमें बताएगा सप्लाई करना ज़्यादा से ज़्यादा, कि जितना वो अफोर्ड कर सके उससे भी ज़्यादा, वो कैसे करेगा, तो प्रेशर बन गया था ये उस पर। लैक ऑफ ट्रस्ट कैसे, डिले एडजस्टमेंट। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितना हम सरप्लस करेंगे, जितना हमारे पास, जैसे कि हम कुछ हमने इनफ्लो हुआ है और उतना ही आउटफ्लो करना हमें, ठीक है, एक्सपोर्ट किया उतना ही हम इंपोर्ट करेंगे, तो तभी हमारा बीओपी मैनेज हो सकता है। मैंने बीओपी का चैप्टर करवा रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, शायद MCO 06 की में हो, वरना आपको कौन सी में एगो प्लेलिस्ट है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो बीओपी के बारे में। डिले एडजस्टमेंट, और बाद में यूएस अपना डॉलर की वैल्यू को बढ़ा सकता है। देखो इसमें ये बताया गया है कि बाद में यूएस अपना डॉलर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकता है, मतलब उनको भरोसा नहीं है, इंक्रीज़ कर दे तो हमारा लॉस होगा ना, तो इसलिए तो ट्रस्ट भी कम था, ठीक है, ट्रस्ट भी क्या था, कम था। और एक ये थी मेरे डिले एडजस्टमेंट बीओपी वाला। और नेक्स्ट है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब वो तो फेल हो गया था 1973 में, ये भी क्या है, इसकी डीमेरिट है। तो हमारा ये 2 हो गए हैं इसके, ठीक है। वर्किंग मैकेनिज्म हमने 2 कर लिए हैं, जो करंट वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।